सो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। ऑब्वियसली डिफेंस एस्पिरेंट मतलब डिफेंस के लिए कुछ भी करने को तैयार, मतलब मेनली तो पहले रिटर्न निकालना है, उसके बाद सारी चीज़ें करनी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द पीपल जो भी 20 to 25 ईयर्स के बीच में लाए करते हैं। देखो होता क्या है ना कि हम एक्चुअली हमेशा एक चीज़ को टारगेट मानते हैं और दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि हमारी लाइफ में एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। बट हम क्या उसके साथ अगर कई ऐसी जगह पे जो सेम चीज़ों से लिंक हैं अप्लाई कर सकते हैं, और क्या अगर वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो रही है तो इजंट इट इम्पॉर्टेंट कि वो आपके लिए कवर किया जाए। तो वही चीज़ है जिसके लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूपीएससी सीएपीएफ का पैटर्न, जो कि मेरे टाइम में मुझे किसी ने उतना अवेयर नहीं किया था, ना मुझे उतनी नॉलेज थी, तो मैं फिलअप नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज आई डिडंट नो कि इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ आपके साथ रिपीट ना हो, इसीलिए मैं आपके लिए ले आई हूँ कि सीएपीएफ के बारे में आपको एंटायर डिटेल में मिल जाए चीज़ें कि क्या है, कैसे है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा ईजी फेचेबल है। तो अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर यू आर गोइंग फॉर सीडीएस और यू आर गोइंग फॉर सीएपीएफ, सेम पैटर्न नहीं होता है, लेकिन कंटेंट जो पढ़ना होता है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो हम जल्दी से एनालिसिस करेंगे कि क्या है। तो आज हमारा जो मेन चीज है वो ये है कि यूपीएससी सीएपीएफ मेनली है क्या। ठीक, तो ये तो पहले क्लियर हो कि ठीक है मैम आप सीएपीएफ कह रहे हो, पहले ये तो बताओ कि सीएपीएफ है क्या। और दूसरी चीज की कौन दे सकता है एग्जाम, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहीं ऐसा तो नहीं साइट का कोई दिक्कत है, साइट की इशू है या हाइट का कोई इशू है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे सामने क्या दिया है। सबसे पहली बात तो अच्छी चीज ये है कि ये पूरे साल भर में सिर्फ एक बार कंडक्ट होता है। ठीक है, अब सबसे अच्छी चीज जितने भी 20 यानी जस्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी जैसे मान लीजिए आप थर्ड ईयर में भी हैं ग्रेजुएशन के, तो आप थर्ड ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये साल में सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आने वाले साल में, ठीक है, यानी अपकमिंग ईयर में किस डेट पे होने वाला है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ 23 लिख गया है, इट शुड हैव बीन 24। ठीक, तो आने वाले डेट पे कब पड़ रहा है वो हमें पता चल जाए तो क्या बुरा है। तो अगस्त में हर बार होता है, इस बार भी अगस्त में हुआ था, पिछले साल भी हुआ था, और अगले साल भी अगस्त में ही होगा। तो अब देखते हैं कि सीएपीएफ है क्या। ऑब्वियसली सीएपीएफ जो है, आप जैसे सीडीएस में ऑफिसर्स रैंक पे ज्वाइन करते हो वैसे ही सीएपीएफ भी एक ऑफिसर रैंक जॉब है। ठीक, बस पॉइंट क्या है उससे पहले ये देख लीजिए कि आपके पास सिमिलैरिटी क्या आ रही है। सपोज करिए कि आप एक सीडीएस एस्पिरेंट हैं। ठीक है, अब अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं तो आप ये बताइए जरा, आप देख रहे हो सीडीएस एग्जामिनेशन 1 2024 जो है वो कब हो रही है, 2012, यानी कि कहीं ना कहीं इसका नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। ये लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलिंग की, एंड दिस डे विल बी द डे जिस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, यानी अप्रैल। तो यानी आपके पास यहाँ कौन सा डेट आ रही, अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। अब अप्रैल के बाद जो हमारा सीएपीएफ एग्जाम है 2024 का, वो कब कंडक्ट हो रहा है, वो कंडक्ट हो रहा है 4/8 यानी कि 4 अगस्त 2024 में। ठीक, तो अब बताइए अप्रैल से लेके अगस्त तक का अगर हम टाइम देखें तो क्या हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, टोटल 5 मंथ्स मिल रहे हैं। 6 मंथ्स में तो लोग यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, आपके पास तो 5 मंथ्स हैं। और नेक्स्ट सीडीएस जो आपका आएगा वो भी आपका कब आएगा, वो आएगा आपका नवंबर यही सितंबर के टाइम पे। तो आपको तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी, आपको तो खाली उसी चीज को जो आपने पहले एग्जाम दिया उसी के साथ एक थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, और लगे हाथ आपका सीएपीएफ की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, सीडीएस की भी, क्योंकि सिलेबस में काफी चीजें ओवरलैप करती हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये, तो 2024 के लिए नोटिफिकेशंस आ जाएंगे आपके, ठीक है, कहीं ना कहीं अप्रैल में, और उसका कंप्लीट मई तक फिलिंग चलेगी, एंड योर पेपर विल बी कंडक्टेड इन अगस्त। राइट, चले अब हम इसके साथ नेक्स्ट चीज पे चलते हैं जो कि है क्या। तो सबसे पहले जैसे कि आप आईएमए के लिए, ओटीए के लिए कमीशन होने के लिए रेडी होते हो, सेम उसी तरह से कमीशनिंग होती है, प्रॉपर उसी तरह क्राइटेरिया होता है। अब देखता है कि सीएपीएफ है क्या, सीएपीएफ बना कैसे है। ठीक है, उसके साथ असिस्टेंट कमांडेंट क्या बोल रहे हैं उस चीज में, और ड्यूटीज क्या है, सैलरी, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको डिटेल में हर कोई नहीं बताता है, या बताता है तो उतना इन डेप्थ नहीं पता चलता कि हम इसको ओवरलैप करके तैयारी कैसे करनी है। ठीक, तो सीएपीएफ क्या है, जितने भी देखिए जैसे नॉर्मल पुलिस फोर्सेस होती हैं आपको पता होगा स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, लेकिन जब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, दैट इज सीएपीएफ है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करेगी, जो कि कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो जब होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो ऑब्वियसली वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिएंटेड जॉब हो गई, पहली बात। जैसे कि आपकी
कहीं ना कहीं सीडीएस के थ्रू मिल रही है। दूसरी चीज ये है कि आपके लिए वो कैसे है, पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें आप एन असिस्टेंट कमांडेंट यानी एक ऑफिसर लेवल रैंक की ए गेजेटेड ऑफिसर रैंक की जॉब आप कर रहे हो। और ये क्या करती है, इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है और बॉर्डर्स को गाइड करती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें सिमिलर हैं जो आपको देखने को मिलेगी। तो पूछा जाता है कि अच्छा क्या है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि सीएपीएफ कर क्या रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। बहुत ये मैंने पूरा नोटिफिकेशन में जो एज इट इज दिया होता है, कोई भी बिना किसी तरह का एडमेंडमेंट की आपके लिए लाई हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। तो नेशनैलिटी ऑब्वियसली नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो नहीं कर पाएगा इसमें पार्टिसिपेट, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस रूल शैल डिबार द अपॉइंटमेंट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करे। और ऑब्वियसली देखो दोनों में सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, अगर आप सीडीएस के लिए जाते हो तो गर्ल्स की हार्डली वैकेंसी होती है 19 से 20, ठीक है। जबकि किसकी बात कर रही हूं मैं, सीडीएस में 90 to 20 वैकेंसीज होती है फीमेल के लिए, ठीक। उसी में अगर आप किसके लिए जा रहे हो, सीएपीएफ के लिए जा रहे हो, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है उसके साथ आपकी जो वैकेंसीज होती है वो बढ़ जाती। तो गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसपे वो अपना हाथ आजमा सकती है अगर उनका रिटन पार्ट यानी राइटिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और नहीं है तो कर लेंगे, 1 साल का टाइम है। अब पॉइंट आता है कि आगे क्या देखना है। नेक्स्ट इज एज लिमिट। अब एज लिमिट क्या है, ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो 20 to 25 का फ्लक्स पीरियड होता है जिसमें आपको ऑफिसर रैंक के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो आप कई जगह एक साथ एक ही सिलेबस के साथ अगर ओरिएंटेशन कर रहे हो तो बेटा उसमें कुछ गलत नहीं है। ड्रीम जॉब है दैट इज गुड, बट प्रैक्टिकली हर चीज हम अगर टारगेट कर रहे हैं तो दैट इज नॉट बैड इनफ, ठीक। अब देखो अ कैंडिडेट मस्ट हैव, अब देखिए 20 इयर्स का हुआ हो, 21 भी नहीं बोल रहा है, सीडीएस में तो 21 की कंप्लीशन होती है, 20 इयर्स के लिए है। और उसके बाद उसने 25 इयर्स अटेन ना किया हो 1 अगस्त 2023, यानी कि अब देखिए ये 2023 का नोटिफिकेशन है, यानी उस पर्टिकुलर ईयर, मान लो 2024 में ये एग्जाम होगा तो उस ईयर के 1 अगस्त से आपकी डेट ऑफ बर्थ कंक्लूड की जाएगी, ठीक है, काउंट किया जाएगा। अब आते हैं अपर एज लिमिट। अब कहाँ कहाँ पे रिलैक्सेशन है, फॉर एग्जांपल आप कहीं ऑलरेडी सर्विंग रहे हैं तो मैक्सिमम 5 इयर्स अगर कैंडिडेट किसी शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है या शेड्यूल ट्राइब को, तो 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन भी वहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो लाइक 25 इयर्स के हो गए, लेकिन आप अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करो तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो। ये चीज आपको डिफेंस में यानी सीडीएस में नहीं मिलती है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपके लिए सीडीएस में नहीं क्रिएट की गई, तो आपके लिए एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी का तरीका है, ठीक। नेक्स्ट इज अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स फॉर द सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी अब अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर है तब भी आप इसको आसानी से, यानी कि आप ये देखिए ना कि आपके पास ऑप्शंस हैं 25 इयर्स के बाद भी, जो कि आपको कहीं ना कहीं सीडीएस नहीं दे रहा है। तो आप एक हाथ के साथ दूसरे हाथ भी तैयारी कर रहे हो तो इसमें क्या जा रहा है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन में वही चीजें बोली गई है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और किसी भी बैकवर्ड क्लास को जो कवर हो रहा है इसी किसी भी क्लॉज में, ठीक है, वो एलिजिबल होगा कि किसी भी तरह की एज रिलैक्सेशन उसको मिल रही है उसके लिए, ठीक है। तो यही सब इसमें है, इसमें उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बेसिक डिटेल्स है। तो इसका मतलब ये है कि आप आसानी से उसके लिए जा सकते हो। अब इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस में आपको सर्व करने को मिलता है, ठीक है। अगर आप सीएपीएफ में एज ए गेजेटेड ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हो तो किसमें आपको सर्व करने को मिलेगा, आप सीआरपीएफ में सर्व कर सकते हो एज एन ऑफिसर, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी दैट इज इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, राइट। और उसके साथ साथ असम राइफल्स में भी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसमें किसमें सर्व करने को मिलेगा। भाई मैं कहाँ कहाँ एक हाथ आजमा सकता हूँ, या कोई ऐसा जो मेरे क्लोज टू है नेचर के या बहुत ज्यादा मेरे को अटैचमेंट है, तो उसके लिए आप जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज सबसे अच्छी चीज जो शायद कुछ लोग ही बताते हैं। देखिए आप जो किसी एग्जाम को भर रहे हो ना, तो आपको उसकी इंटायर डिटेल होनी चाहिए, क्या है, क्यों है, कैसे काम करती है, कैसे सर्विंग करती है। जब इसका इंटरव्यू होगा तो वहां पे आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो पहली बात तो ग्रुप ए जॉब है, यानी ऑब्वियसली ग्रुप ए मींस कि आप ऑब्वियसली गेस्टेड ऑफिसर की रैंक पे काम कर रहे हो। दूसरी बात इसमें ड्यूटीज क्या होंगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ यूपीएससी आपकी अपॉइंटमेंट करेगी और सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, और आपको डायरेक्टली गेस्टेड ऑफिसर की रैंक पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। और जहां पे आप क्या करेंगे, सिर्फ कमांडेंट कंपनीज और जो भी एक्शन टीम्स होंगी उनके साथ काम करेंगे। तो कितना अच्छा है ना, आप कहीं ना कहीं, ठीक है, आप डिफेंस एस्पिरेंट थे, सीरियस बाय हाउ एनी चांस एसएसबी नहीं हुई या कोई इशू हुआ, आपके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी भी एज रिलैक्सेशन के अंदर आ गए, या फिर आपके कहीं ना कहीं एक बेटर चांस है कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप सेकंड पेपर इंटरव्यू अच्छे से निकाल सकते हो, तो यू कैन गो थ्रू दिस इज वेरी नाइस थिंग, ओके।
अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, अब है क्या, ठीक। तो यूपीएससी एग्जाम क्या है, ऑब्वियसली हर साल कंडक्ट होता है, एक ही बार होता है, सबसे अच्छी बात, सीडीएस या एनडीए की तरह नहीं कि 2 बार हो रहा है तो आपका माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है, एक बार है, अच्छे से दे लो। तो सीडीएस के साथ है कि सीएपीएफ की अच्छे से तैयारी कर ली तो इन हैंड आपके पास 3 गेस्टेड ऑफिसर्स की रैंक आ रही है जो मिल सकती हैं अपॉर्चुनिटीज एक ही साल में, ठीक। अब आते हैं कि दूसरी बात क्या है, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए होती है, ये मैंने कवर कर दिया है, गेस्टेड ऑफिसर की रैंक होती है और 5 फोर्सेस टू 6 फोर्सेस में सर्व करने को मिलता है। एलिजिबिलिटी ये है, एंड ओबीसी के लिए 3 इयर्स, एसटी के लिए 5 इयर्स और गोल्ड, ये कहीं ना कहीं टोटल अपॉर्चुनिटीज आपको दे रही है। तो ये एक शॉर्ट में था जो मैंने पूरा आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियली दिखाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है यूपीएससी के साइड पे, उसके अलावा एक शॉर्ट उसका जो क्रक्स बोलेंगे वो है। तो एक तरह से आपके सामने क्रक्स आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, बिना सेव किए अपना किसी भी तरह का डिटेल और बिना वेस्ट किए अपना कोई भी टाइम, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से देख लेते हैं। देखो एग्जाम पैटर्न है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी नहीं है तो टफ भी नहीं है, ठीक है। अगर ट्राई करोगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, 5 से 6 अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें तो 21 ईयर्स होता है, ग्रेजुएशन बच्चे का आजकल 21 ईयर्स में कंप्लीट होता है, ये आपको 20 ईयर्स दे रहा है। अगर मान लीजिए आपने किसी भी तरह डेट ऑफ बर्थ कम लिखाई है, 20 ईयर्स में आपका ग्रेजुएशन हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, 20 ईयर के 3rd ईयर में, 20 ईयर्स में 3rd ईयर में अपीयरिंग हो किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री में, तो आप आराम से अप्लाई करिए। तब से लगते लगते 2-3 साल के अंदर तो कहीं ना कहीं आपको फारफेच इजिली मिल जाएगा, है ना। एग्जाम पैटर्न क्या है, 3 स्टेजेस में आपका एग्जाम होता है, बहुत सिंपल क्राइटेरिया, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। एक रिटन एग्जामिनेशन होता है स्टेज 1 पे, और इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है और पेपर 2 रिटन होता है, ठीक है। नॉर्मल जैसे 10th 11th 12th में राइटिंग सेक्शन नहीं करते थे सीबीएसई में, आईसीएसई में, वैसे ही है, इतना सोचना नहीं है, ठीक। सेकंड क्या है, फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट होता है आपका, जो कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप एसएसबी के लिए जाओगे तो आपको मेडिकल नहीं देना पड़ेगा, सेम है, ठीक है। तो वही चीज ओवरलैपिंग है। थर्ड इज इंटरव्यू, तो बस इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पे एसएसबी में ये चीज एक हो जाती है और यही चीज यहाँ पे इंडिविजुअलाइज कर दी गई है, ठीक है। और इसमें आपके सक्सीड करने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे लक गेम काफी हद तक कम हो जाता है और आपकी क्रेडिबिलिटी पे आपको काम मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि सीडीएस में लक काम करता है, बट एक चीज की बात है कि आपका यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड है कि अगर आप सही से करोगे और कम टाइम में प्रिपरेशन है तो आपका निकल सकता है, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है, 2 पेपर्स होते हैं, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, इसके लिए मैं आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूंगी, ठीक है। 2 पेपर्स होते हैं, पहला पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है और सेम डे होता है। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली 7 अगस्त को पेपर हुआ, तो 7 अगस्त को पेपर 1 पेपर 2 होगा और गैप के साथ होगा, ठीक है, जैसे नॉर्मल यूपीएससी ट्रेंड फॉलो करता है। जैसे आप लोग भी देने जाते हो ना सीडीएस में, तो जीएस होता है, फिर 1 घंटे का ब्रेक होता है, फिर इंग्लिश होता है, फिर 1 घंटे का ब्रेक होता है, इस तरह से इसमें भी होता है। पेपर 1 कैसा होता है, मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हैं 250 मार्क्स के, 125 क्वेश्चंस आते हैं, तो 125 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन टारगेट भी कर रहे हो तो हो जाएगा। और पैटर्न सिलेबस सेम है, जो सीडीएस का वही इसका है, 19-20 का फर्क है बस, ठीक। उसके अलावा क्या है कि जो 125 क्वेश्चंस हैं वो 250 मार्क्स के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट पहुंच जाता है। अब पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो आपकी सीडीएस में भी होती है, तो कुछ ऐसा नया नहीं है। और पॉइंट क्या है कि इसमें ड्यूरेशन 2 घंटे की है, तो इसको थोड़ा सा ना अपने जीएस वाले सीडीएस की जीएस से सेम प्रिपरेशन आप इसकी कर लोगे, आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है, तो पेपर 2 अगर सब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना 11th-12th का प्रोसेस लाना है, और उसके साथ साथ नॉर्मल ग्रामर आएगी जो कि बहुत ईजी होती है, सीडीएस की तो फिर भी एक लेवल है, इसकी ग्रामर आप आसानी से कर लोगे, इजी टू सॉल्व है, ठीक है। मान के चलिए कि सीडीएस की लेवल अगर यूं है तो इसका लेवल इंग्लिश में ग्रामर का यूं है, बाकी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जेन्युइन आता है। तो 6 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें देखो करना क्या होता है, इसमें जो है, इसमें जो 50 मार्क्स जो होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं, 50 क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। 50 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं पेपर 2 में, 300 में 50 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, उसके बाद जितना कट ऑफ जाए। तो 50 मार्क्स के लिए आप देखिए प्रीसी राइटिंग आएगी, पैसेज आएगा, 25 मार्क्स की सब्जेक्टिव ग्रामर आएगी। नंबर तो आप यहीं से खींच लेते हो, ठीक है, तो 50 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। अब दूसरी चीज पे आते हैं, अगर आपका राइटिंग सेक्शन स्ट्रांग है तो आप उसमें 4 में से, मतलब 6 एसेस आएंगे, उसमें से कोई 4 करने हैं, तो कोई 4 ऐसे में से 2 भी ढंग से कर लिए, और 2/2 2 आर्ग्यूमेंट आते हैं, आर्ग्यूमेंट मतलब जिसके अगेंस्ट और फेवर दोनों में आपको किसी टॉपिक
पे दिया रहेगा और वो आपको लिखना होगा, अभी मैं आने वाले वीडियोस में ये बता दूंगी। उसके बाद 2 पे 2 रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, रिपोर्ट राइटिंग जो हम लोग 11th-12th में करते हैं नॉर्मल, किसी इंसिडेंट को उल्लेख करना, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में इस एग्जाम को दे सकते हो, ये आपके पास एक अच्छी चीज है और आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास उसमें ड्यूरेशन है 3 घंटे की, तो 3 घंटे की ड्यूरेशन मोर देन इनफ है, बहुत छोटा सा काम करना है। समझो कि एक इंग्लिश क्लास 12th क्लास का पेपर दे रहे हो जिसमें रिटन एग्जामिनेशन है, ठीक, तो ये बहुत स्कोरिंग है, बस फर्क इतना है कि इसमें एक चाहिए होती है स्ट्रैटेजी, ठीक है, और वो आपको बताएंगे आने वाले वीडियोस में, अभी आप बेसिक्स देख लीजिए कि कैसे आप इसको टारगेट कर सकते हो। उसके बाद इसका जो फिजिकल होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, और सॉरी बहुत ही क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है, आपको कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है। अभी आप एसएसबी में जाओगे तो आपको जीटीओ करना पड़ेगा जिसके मार्क्स काउंट होते हैं, लेकिन इसमें आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, बस आपने निकाल लिया, हाँ कर लेगा, बस हो गया काम, ठीक, आप रिटर्न पे जज हो चुके हो। जबकि एसएसबी में क्या होता है सीडीएस में कि आपका रिटर्न से ज्यादा आपका एसएसबी मैटर करती है। फिर आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट क्या है ये देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन करने से पहले इन चीजों को एश्योर कर लिया करो वरना बाद में रिग्रेट होता है, ठीक है। हाइट कितनी है, बॉयज की 165 और गर्ल्स की 157 होनी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट गर्ल्स के लिए भी है क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई वुड सजेस्ट कि इसको भी पैरेलली कहीं ना कहीं देखते रहो, या अगर आपको किसी रीजन में से सीरियस में परमानेंट रिजेक्शन या ऐसा कुछ मिला है तो आप इसमें एक बार हाथ आजमा सकते हो। फिर वेट एज पर योर हाइट एंड एज, ऑब्वियसली बॉडी मास इंडेक्स, चेस्ट ओनली फॉर बॉयज चाहिए होता है और उसके मिनिमम 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन मिलता है, बाकी गर्ल्स के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, तो गर्ल्स तो बहुत ही लाइट हार्टेड आराम से इसको तैयारी करिए। उसके बाद पीटीएस इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 100 मीटर की बॉयज के लिए होगी जो कि 16 सेकंड में कवर करनी होगी, गर्ल्स के लिए 18 सेकंड, एंड देन इट इज 1800 मीटर रेस जो कि बॉयज के लिए 3 मिनट 45 सेकंड्स मिलेंगे और गर्ल्स को 4 मिनट 45 सेकंड्स। कहीं ना कहीं आप देखिए गर्ल्स को बॉयज के कंपेरिजन में मार्जिन ज्यादा मिल रहा है, यही एसएसबी में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको इक्वल ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, इक्वल चैलेंजेस मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना गर्ल्स के लिए बहुत एक एच पे ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में बॉयज का 3.5 है, गर्ल्स का सिर्फ 3 है और 3 चांसेस भी मिलते हैं, जबकि बॉयज के लिए ऐसा है ऑब्वियसली, लेकिन उनके पास डिस्टेंस ज्यादा है, आपके पास कम है। शॉर्ट पुट है बॉयज के लिए ही है, इसमें गर्ल्स का कोई रोल ही नहीं है, तो ये तो आपके लिए खत्म ही हो गया, तो सिर्फ ये 2 चीजें करनी है, तो इट्स सो इजी एंड फेचेबल, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट चीज पे जैसे ही हम देखेंगे, एक सेकेंड बेटा, ठीक है, अब हमारा जो पीटीओ था, पीपीटी रुक गई कहीं, एक सेकेंड, बस छोटा सा बचा है, ठीक है। अब इसमें आते हैं मेडिकल टेस्ट पे, तो जैसे ही हम अपने मेडिकल टेस्ट पे आएंगे, जैसे ही मेडिकल टेस्ट की बात होगी, उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें देखनी है जिसको हम इस तरह से देख लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब मेडिकल टेस्ट की बात करेंगे तो मेडिकल टेस्ट में ओनली क्वालिफाइंग है, देखो इतनी अच्छी चीज आपको कौन देगा, आपको तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, खाली सारी चीजें क्वालिफाइंग के बेसिस पर रन हो रही हैं, चेस्ट होगा, एक्सरे होगा, ब्लड यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, इतना तो नॉर्मल, आप अगर मेडिकल देने जाओगे एसएसबी के रिकमेंडेशन से पहले तो ये चीजें आपकी होती हैं। नोज ईयर्स टीथ 14 डेंटल पॉइंट्स, वही बेसिक जो एसएसबी में चलता है, नॉकनीज नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, एंगल वर्सिसोस वीन्स, ये सब के वीडियोस नेचुरली आप देख सकते हो और आप पहचान सकते हो, आप में कोई ऐसा इशू तो नहीं है। प्लीज पहले चीजें देख लेना तब तैयारी करना, वरना टाइम वेस्ट करना अपना अननेसेसरी बहुत ज्यादा वो हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये देखेंगे कि और क्या चीजें हमारे से कवर करने को बोली जा सकती हैं, तो जैसे ही हम उस चीज पे आएंगे, हमारे पास बस एक चीज मेडिकल में और बच रही है जो देखनी है, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस अब भी कवर हो जाएगा, एक सेकेंड के लिए हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अब जैसे ही हम आए अपने मेडिकल टेस्ट पे, लास्ट में मेडिकल में बस एक चीज देखने को मिल रही है, वो ये है कि भाई उसको एंड में हमारा मेन पर्सनालिटी टेस्ट का क्या गेम है। तो अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे हम इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट पे आते हैं, हमसे सिंपली ये बोला जाता है कि भाई पर्सनालिटी टेस्ट तो हमारा एसएसबी भी ले रही है, आप भी ले रहे हो, आपका अलग कैसे, आपका अलग ऐसे क्योंकि आपका कहीं ना कहीं लेवल इतना साइकोलॉजिकल और साइक वाली चीजों में जितनी मेहनत करोगे वो सब नहीं करनी है, आपको सीधा इंटरव्यू देना है जो कि यूपीएससी कंडक्ट कर रही है। 150 मार्क्स का इंटरव्यू है, आपका इंटरव्यू बहुत वेटेज प्ले करता है किसमें, एसएसबी में, जबकि यहाँ पे उतना नहीं है, ठीक है, आप क्वालिफाइंग ले आओगे और अगर आपका कट ऑफ मिला के रिटर्न से अच्छा बन रहा है तो आपका उतना ज्यादा इंपैक्टिव नहीं रहेगा। फिर 4 मेंबर्स होते हैं बोर्ड में, उससे आपको मतलब नहीं, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन से मतलब है, राइट। फाइनल रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता है, जैसे मान लो पेपर 1 है, पेपर 1 में मान लीजिए कट ऑफ गई 125, मान लीजिए 125 कट ऑफ गई, ठीक है, और पेपर 2 में आपके
50 हो गए क्वालिफाइंग मार्क्स, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ गए, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपने स्कोर कर लिए। और अब क्या होता है, जो कंबाइंड कट ऑफ बनती है, जो कंबाइंड कट ऑफ बनती है दोनों का मिला के, वो क्या होगी, जैसे मान लीजिए 125 थी और सेकंड वाले में 50 तो क्वालिफाइंग था, मान लीजिए 70 चली गई, ठीक है, तो यहाँ पे 195 क्या हो गई आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ हो गई। तो अगर आप ये पार कर रहे हो तो आप रिटर्न क्लियर कर लेते हो। तो ये कंबाइंड ऐसे बनती है। तो वही चीज फाइनल रिजल्ट में बोल रहा है कि मार्क्स जो पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू में होते हैं उसको कंबाइन करके बने और 600 के आउट ऑफ मार्किंग होती है। और फिर एक बार एक चीज और याद रखना, फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है, आप मेरिट इन हो जाते हो। और इनकेस अगर आप रिकमेंड हो गए, आपने नहीं ज्वाइन किया, तो एक बस एक नोट देना कि अगर आप एक बार रिकमेंड हो गया और आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप दोबारा वो एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो आप पे दोबारा मेहनत नहीं करेगा, आपने उसको लीव किया है, ठीक है। विद दिस आई जस्ट वांट टू एंड द सेशन। और ये देखना चाहते हैं कि अब देखिए, इसमें आपके साथ सिर्फ ये बताना था कि आप एज जो आपकी है, एज लिमिट में आप एक ही टाइम पे कितने ऑफिसर्स रैंक को, जो कि आप ही डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, टारगेट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके लिए हम अभी बैच लॉन्च करेंगे जिसमें हम आपकी प्रिपरेशन इंग्लिश ओरिएंटेड कराएंगे और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो फॉर दिस स्टे ट्यून, चेकअप करते रहिए और देखते रहिए लेटेस्ट वीडियोस जो भी हम इस पे ला रहे हैं। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।